आज हम लोग अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 को रीड आउट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम लोग ये अच्छी तरीके से समझाएंगे। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। तो जाहिर है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जनन करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव परिक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि का मतलब जीव होता है, व्यष्टि का वैसे मतलब छोटा भी होता है, जो जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव की संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जब भी किसी जीव का जन्म होता है अधिक ऊर्जा, फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसीलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदस्य व्यष्टि अपनी जैसी व्यष्टि की ये जीव को उत्पन्न नहीं करता तो संभव नहीं है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी चलता। किसी भी स्पीसीज के लिए अपने जीव की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। तो ये इसको भी याद कर लेना है, ये हमें पता भी होना चाहिए। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। समानता एक ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने के लिए जीव का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। पॉइंट 1, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं। तो विभिन्न जीवों का विकल्प या काया कह सकते हैं हम। शरीर आकार तथा आकृति समान होने के कारण ही वे सदस्य प्रतीत होते हैं। शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः हमें आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र जिसे के डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र डीएनए जिसका मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म भी आपने कन्फर्म याद कर लेनी है कि अणुओं में अनुवांशिक, अणु का मतलब छोटा, वंश का मतलब उसी की जाति है, फिर स्पीसीज के गुण या फिर संदेश आपके मौजूद होते हैं जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में क्या पाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के विभिन्न होने की अवस्था में होने वाला प्रोटीन भी भिन्न हो जाता है। विभिन्न प्रोटीनों के कारण अंततः शारीरिक विकल्प में विविधता उत्पन्न होती है। जनन मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति, तो डीएनए का काम क्या चीज़ है, मेन प्रतिकृति को निर्मित करना उसकी जैसी बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका का रखकर तथा दूसरी प्रतिकृति से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव परिक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होती है। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ उसकी कोशिका संरचना भी सर्जन हो जाती है। तो मान लीजिए ये कोई कोशिका है, तो ये कोशिका आपकी जो बनी होगी 46 गुणसूत्र से बनी होगी। तो और जब ये डिवाइड होकर के दो हिस्सों बन जाएगी तो पूर्ण गुण 46 दोनों में ट्रांसफर होंगे। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जन्म कोशिका में इस प्रकार की डीएनए की दो प्रतिकृतियां होती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव परिक्रम के अनुरक्षण उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए संगठित कोशिका संरचना नहीं होती है। इसीलिए डीएनए की प्रकृति बनने के साथ साथ दूसरा कोशिका संरचनाओं का सृजन भी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, एक मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर 46 आपके गुणसूत्र होने चाहिए, इसको बनने के लिए क्रोमोसोम होने चाहिए और इसके बाद ये एक नई कोशिका 46 से ये डेवलप हो जाएगी, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो देखिए क्या नाम है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो दूसरी कोशिका बन जाती है, इसके बाद डीएनए की प्रकृति अलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना जाती है, तो दो कोशिकाएं बन जाती है। यहाँ पर ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थ हैं, मतलब कितनी
ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूप समरूप है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की क्रियाएं कितनी यथार्थ से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए को नई प्रकृति अपने कोशिका संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, जो उसके अंदर पूर्ण रूप से उसको डेवलप नहीं होती उसकी जैसे, और गुणसूत्रों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता होती है। तो दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं। अतः संतति कोशिका समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। 8.1.1 विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के आधिपत्य का निकेत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऊँट वगैरह है, तो ये क्या नाम है, रेगिस्तान में जी पाए तो उसकी संतति को भी वो स्थान होता है जहाँ पर उनका वो डेवलप होता है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हो सकते। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है। निकेत वही प्लोसित स्थान होता है। तो जल में स्तर में परिवर्तन अर्थात किसी पिंड का टकराना, इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। यदि एक व्यष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल नाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि की जीवों में कुछ विभिन्नता होती है तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना होती रहता है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहेंगे तथा वृद्धि करते रहेंगे। अतः विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने की व्यवस्था। मान लीजिए जल है, ये जल का स्तर बहुत ठंडा है, लेकिन अचानक क्या हो जाए, जल का स्तर कैसा है, ठंडा है, लेकिन कैसा हो जाए, गर्म हो जाए। ये स्तर कैसा हो जाए, गर्म हो जाए। गर्म हो जाएगा तो जो इसमें सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव यदि उस गर्मी को झेल पाएंगे तब तो वो जीवित रहेंगे, अगर नहीं झेल पाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। अगर उसमें से कुछ जीव उसको झेल पाते हैं तो जीवित जरूर रहेंगे। इसे ही ये 8.1 एकल जीवों पर जनन की विधि क्रियाकलाप। 8.1 100 मिलीलीटर जल में लगभग 10 मिलीलीटर चीनी को घोलिए। एक प्रकरणी में स्पिलियन में से 20 मिलीलीटर लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर को डालिए। प्रकरणी के मुख पर रुई से ढक कर किसी भी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात प्रकरणी में ईस्ट संवर्धन की एक बूंद स्लाइड पर लेकर के उस पर कवर स्लिप रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। 2 डबल रोटी के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर कमरे में रख दीजिए। आवर्धन लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह का निरीक्षण कीजिए। आपने एक सप्ताह के परीक्षण में कॉफी प्रिकॉर्ड के ईस्ट की वृद्धि एक दूसरी क्रियाकलाप कवर की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या इनमें कोई अंतर है। इस चर्चा के बाद हम जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानते हैं कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनकी शारीरिक अभिकल्पना पर निर्भर करती है। 2.1 विखंडन। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा बने नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा समानता 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसी वजह से इसमें कोशिका विभाजन आपका जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे इस तरीके से हो जाए, चाहे इस तरीके से, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। 3 के अंदर हम देते हैं अमीबा की स्थायी स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। इस प्रकार अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। तो ये अमीबा आपको दिखा रखा है। अमीबा का प्रोसेस, सबसे पहले ये अमीबा जो है क्या नाम है, इसमें एक केंद्रक होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर साइटोप्लाज्म होता है। डेवलप होकर के ये आपस में जो है 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद इसमें तो किसी भी दिशा में किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है। 8.3 अमीबा की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण कीजिए। इस प्रकार के अमीबा के द्विखंडन को स्थायी स्लाइड पर परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। तो अमीबा के अंदर विखंडन को दर्शाया कि एक सेल से कैसे दूसरी सेल टूट जाती है। तो इसमें जो होता है किसी भी दिशा में आपके पास हो सकता है। और आपके पास यहाँ पे नीचे लेशमानिया का द्विखंडन दिखाया गया है। लेशमानिया के अंदर भी केंद्रक होता है और ये भी कोशिकीय जीव, दोनों कोशिकीय जीव
लेकिन इसके अंदर जो होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही विभाजन होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में विभाजन होगा। ऐसा नहीं कि जैसे अमीबा के अंदर होता है। तो आपने बिल्कुल लेशमानिया का भी एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए, परंतु कुछ एक कोश के जीवों में शरीर की संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः काला ज्वार के रोगाणु लेशमानिया में किसी भी एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, जो भी बता दिया है। मलेरिया जैसे परजीवी प्लेज्मोडियम प्लेज्मोडियम जैसे अन्य कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संचक्रिय कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, द्विखंडन कहते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन ही बहुखंडन, द्विखंडन तो अमीबा वगैरह था। दूसरी और इष्ट कोशिका में छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हमें क्रियाकलाप 8.1 में दर्शाया गया था। आपके पास प्लेज्मोडियम बहुखंडन दिखाया गया है। अमीबा वगैरह में, लेशमानिया में एक विखंडन, केवल द्विखंडन होता है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 8.4 में दिखाया गया, किसी झील अथवा तालाब का जल गहरा हरा दिखाई देता है और जिसमें जंतु समान संरचना, उसमें कुछ जल एकत्रित कर लीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इस तंतुओं में गिल्सरोल की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पायरोगारा तंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक को पहचान सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है क्या नाम है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करते। उदाहरणतः स्पायरोगारा समानता विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव अर्थात व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 परीक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी कोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं होता है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है अधिकतम बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट संगठित होकर के ऊतक का निर्माण करते हैं वो, तथा ऊतक संगठित होकर के अंग बनाते हैं। ऊतक जब संगठित होते हैं अंग बनाते हैं, शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग और व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अभी अव्यवहारिक है। अतः कोशिका जीवों के जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोश के जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हेतु इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। 2.3 पुनरुद्भवन पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण से विभिन्न जीवों में कायिक भाग में एक नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत बिछत हो जाता है तो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। छत बिछत हुए टूट नहीं है, ठीक है। इसके अनेक वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। तो आपको एक उदाहरण दिखाया गया है, जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, नया जीव बन जाता है। यही आपका पुनरुद्भवन या पुनर्जनन है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अन्य कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप या क्रम से हो सकता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भाग को काट कर समानता नया जीव उत्पन्न किया जाता है। 2.4 मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर के जनक से अलग होकर के स्वतंत्र हो जाता है। छोटे से मुकुल निकल गया है और ये मुकुल धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, और इस प्रकार का एक माड़ा जो है मुकुल बन जाता है और इससे डिटेच्ड होकर के टूट करके नीचे गिर जाता है और नया जो है आपके पास हाइड्रा विकसित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। 2.5 कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपभोग जनन की विधि के रूप में करते हैं।
कर्तन, कलम अथवा रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक उपभोग कृषि में किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर कुछ इसके उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह विधि केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे इन पौधों को उगाने के लिए उपयोग होती है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। कायिक परिवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। 8.5 एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़े को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिसमें हरे प्रौरों तथा जड़ विकसित हो रहे हैं? इस प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर के मृदा में गिर जाती तथा नए पौधे में विकसित हो जाती, जैसा चित्र 8.5 में दिखाया गया है। आपको ब्रायोफिल्म की पत्तियां दिखाई गई जिसमें आप देख रहे हो कि छोटे छोटे कलिकाएं इसमें डेवलप हो रही है और कलिकाएं यहाँ पर से डिटेच्ड होकर के अलग होकर के जो है क्या बोलते हैं नए नए ब्रायोफिल्म के पौधों में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं तथा अपने परीक्षण से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये उत्तक संवर्धन भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है, आप इसे भी कर लीजिए। देखिए उत्तक संवर्धन होता है क्या? उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक तथा उसका कोशिका को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। तो कैलस किसे कहते हैं? कैलस सिंपल अलग से भी पूछा जा सकता है। कैलस को वृद्धि के लिए, विभेदन के लिए हार्मोन जिसे हम ऑक्सीजन हार्मोन कहते हैं युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पौधे को फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है जिससे कि वृद्धि करके विकसित होकर के पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न कराए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग समानता सजावटी पौधे बनाने के लिए किया जाता है तथा बिना बीज वाले फल, इसके उपयोग क्या है? बिना बीज वाले पौधों को बनाना, सजावटी पौधों को निर्मित करना तथा जो इससे उत्पन्न वाले जो पौधे होते हैं वो रोगाणु मुक्त होते हैं और बहुत कम समय में फल वगैरह देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस विधि का बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोग हम करते हैं। 2.6 बीजाणु समागम। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 8.2 में ब्रेड पर धागे की समान की कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस कवक जाल है। ये जनक के भाग नहीं है परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणु घानी जिनमें विशेष कोशिकाएं तथा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के लिए नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है तथा नई नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। राइजोपस में बीजाणु समागम को दिखाया गया है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है? तंतु हैं और ये आपके पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर बीजाणु को बनते हुए स्पोर फॉर्मेशन को दिखाया गया है और इस जिसके अंदर ये निर्मित हो रहे हैं वो आपके पास क्या होता है? वो उसकी मोटी भित्ति होती है और इस जगह पर बीजाणु आपके विकसित होते हैं और ये वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। तो जब ये नमी वगैरह पाते हैं तो उस जगह पर जो है क्या नाम है, ये डेवलप हो जाते हैं, नए जीव को निर्मित करते हैं। ये स्पोरेंजिया में स्पोर्स आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे ब्रेड के अंदर मोटे प्रतिधागे की संरचना जैसे होती है इसको करते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं। लेकिन इसको आप लोगों ने 100% याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है और पूछा जाता भी है और हो सकता है पूछा भी जाए। अब तक जनन की जिन विधियों की हम चर्चा कर चुके हैं उन सभी में नई पीढ़ी को सृजन करने का एकल जीव उत्पन्न होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं।
तो लैंगिक जनन कौन सा जनन होता है जिसमें केवल केवल एक ही जीव भाग लेता है तथा उसी जीव के अंदर नर या मादा दोनों के गुण मौजूद होते हैं। फिर ये लैंगिक जनन हम जनन की उस विधि से भी परिचित है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु व्यष्टि अर्थात एकल जीव की भागीदारी होती है। ना तो एकल जीव बैल संतति बछड़ा या पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीव में नवीन संतति उत्पन्न करने के नर मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं जिसमें नर मादा। जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं होती है जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। 8.3.1 लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? एकल या फिर पैतृक कोशिका में दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की एक प्रतिकूल बनना तथा कोशिका संगठित दोनों ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती है, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में आवश्यक है। जीवों में जनन की कोई एक ऐसी सार्थकता होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए की प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध आवश्यक है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध है तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिका संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाएंगी। परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न होने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए की प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्ण पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती एकत्रित होता रहता है। समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी भिन्न होंगे, जब क्योंकि यह सभी भिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जाती हैं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं होती हैं। दो या अधिक एकल जीवों को विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के लिए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों में प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इसमें एक और समस्या पैदा होती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों को डीएनए का युग्मनज होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठित होकर नियंत्रण पर टूटने की अत्यधिक संभावना होती है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है वैसे वैसे उत्तक की विशिष्टता भी बढ़ती है। उपयुक्त समस्या का समाधान जीवों में इस प्रकार खोजा जा सकता है। विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिसमें जीवों की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा में आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजित होकर के, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो भिन्न की यह युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण इसे जायगोट बनाती हैं, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। तो जाहिर है, देखिए यहाँ पर क्या नाम है, इसे 9th क्लास के अंदर नया एडिंग किया गया है, मियोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री। तो जब एक कोशिका जो है 46 उससे निर्मित होती है और इससे जो है दो डॉटर सेल्स अर्थात 46 की जो है क्या नाम है विभाजित होकर के एक नया सेल बन जाएगा, कि दोनों कोशिकाएं बन जाएंगी, तो इसे समसूत्री विभाजन कहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा आपके पास? तो किसी कोशिका को निर्मित होने के लिए 46 क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके पास जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु वह अंडाणु ये 23 इसमें होते हैं। तो ये 23 क्या करते हैं, एकत्रित होकर के एक नई सेल का निर्माण करते हैं। इसमें 46 हो जाते हैं, तो इससे एक नई कोशिका डेवलप हो जाती है। तो इसी वजह से इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि आधा यहाँ पर से आधा यहाँ पर से और मिल करके एक नया सेल का निर्माण हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को हम शायद समझ चुके होंगे। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीव विकसित हो जाता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अधिक सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है, अथवा ये समाकृत भी हो सकते हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल हो जाता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट होती हैं। एक जनन कोशिका
अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी तथा अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक, क्योंकि नर के जो शुक्राणु होते हैं वो जो है गति करते हुए आपके पास जो है क्या नाम है पहुँचते हैं। मूवमेंट होती है उसके अंदर एक प्रकार की। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है, जिस चीज़ के अंदर भंडारण संचित होता है उसे मादा कोशिका कहते हैं। मादा में क्या होता है भोजन कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मों के सृजन की आवश्यकता में नर और मादा व्यष्टियों में विभेद उत्पन्न होता है तथा कुछ जीवों में नर तथा मादा में शारीरिक अंतर भी दृष्टिगोचर होता है। 3.2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी जिसे एंजियोस्पर्म के जननांग में अवस्थित होता है। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल और पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं। तो पुष्प के जनन भाग कौन से हैं? तो पुष्प के जो है जनन भाग जो होते हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है। इसी फूल के दो भाग हो गए पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के कार्य हो सकते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाएगा। केवल एक गुण मौजूद होगा। स्त्री केसर और पुंकेसर तो एक लिंगी होगा, जैसे पपीता और तरबूज हो गए। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों गुण मौजूद होते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों का एक उदाहरण याद कर लेने, कन्फर्म पेपर में पूछा जाता है, तो इन्हें हम उभयलिंगी जो कहते हैं। इसमें दोनों गुण मौजूद होंगे, तो इसका उदाहरण गुड़हल और सरसों है, और उसका एक लिंगी वाले का पपीता और तरबूज है। पुंकेसर नर जननांग है तो परागण बनाते हैं। यहाँ पर परागण क्या होता है डेवलप होंगे आपके पास। परागण समानतः पीले हो सकते हैं। तो जाहिर है कि अधिकतर कलर इनका कैसा होता है पीला होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प को पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर के पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। यहाँ पर देखिए आपको पुष्प की काट का एक चित्र दिखाई दे रहा है, और चित्र को भी बनाना आना चाहिए, प्लस में इसके नामों को भी लिखना आपको आना चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पुष्प की काट का चित्र है, और इसे कन्फर्म आप लोग करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको स्त्री केसर दिखाया गया है। सबसे पहले हम इसके भागों को देख लेते हैं। तो आपके पास बाह्य दल होगा और आपके पास स्त्री केसर और पुंकेसर होंगे। तो इसके 4 भाग होंगे पौधे के मेनली, और फिर उनके भी भाग होंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर स्त्री केसर दिखाई दे रहा है। तो स्त्री केसर आपके पास क्या होता है वर्तिकाग्र हो गया। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है आपका। और उसके बाद आपके पास क्या हो गई, उसके बाद आपके पास वर्तिका हो गई, और उसके बाद फिर अंडाशय हो गया। तो इसके 3 भाग है स्त्री केसर के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों आपको चित्रों में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चित्रों में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास पुंकेसर है जो पुरुष का भाग होता है, ये आपका प्राग कोश है, जिसके अंदर अभी बताया गया था पीले रंग का जो लग जाता है हाथ में चिपचिपा जैसा, वही होता है जो फिसलन जैसा होता है। और ये 2 चीज़ें इसके, एक आपका प्राग कोश है और एक तंतु है। इसी पराग कोश में परागण क्या होते हैं डेवलप होते हैं, परागकण क्या होते हैं डेवलप होते हैं। और ये इसकी दल पंखड़ी है, और ये इसकी बाह्य पंखड़ी है। तो बाह्य पंखड़ी आपकी ग्रीनरी कलर की होगी और वो रेड कलर की होगी। तो बाह्य पंखड़ी क्या करती है इसकी रक्षा करती है। तथा यह पुष्प मादा जनन अंग है। यह 3 भागों में से बना होता है। आधार पर उभरा हुआ वाला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। प्रांगण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका या फिर मादा युग्म से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। तो युग्मनज किससे बनता है? तो जिसे हम लोग युग्मक कह सकते हैं या फिर युग्मनज कह सकते हैं, जब फर्टिलाइजेशन का काम होता है, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं फिर मिलते हैं, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों की पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक ही पुष्प के होगा तो उसे स्वपरागण कहेंगे। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा हो सकता है। तो ये तीनों इसके एजेंट हैं, इन्हें याद कर लीजिए।
परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकणों से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात यूमेरज में नैक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बाद में यही कठोर आवरण किसमें चीज में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ होता है। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इसी प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो अंकुरण भी याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक जो है क्या नाम है पुष्प के अंदर के जो है क्या नाम है भाग को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर आपके परागकण आएगा। परागकण क्या करेगा, आपके पास परागनली या फिर पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा। तो देखिए क्या नाम है, यहाँ पर आप लोगों के पास अंदर के भाग को दिखाया गया है। तो यहाँ पर परागकण होगा सबसे पहले। तो आपके पास जो है परागकण क्या करेगा, परागनली को डेवलप करेगा, पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा और उससे होता हुआ ये आपके पास परागकण होता हुआ आपके पास किस जगह पर पहुंच जाएगा, वो आपका जो है मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा। और ये जो बाहर का वातावरण इसे दिखाया गया, इसे अंडाशय बोलते हैं। और ये किस प्रकार का युग, नर युग्मक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हो। तो इस जगह पर डेवलप होता हुआ पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से आपके पास बीज, फल और इसका कवर, ये तीनों की तीनों इस जगह पर डेवलप होते हैं। 7 चने के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए। अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रखें कि बीज सूखे नहीं होने चाहिए। बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण की तुलना में चित्र 8.9 में आप क्या इसी इन भागों को पहचान सकते हो। आपको अंकुरण को दर्शाया गया है। तो ये बीज पत्र है, खाद्य संग्रह है और प्रांकुर भावी प्रारोह है, मूलांकर भावी जड़ है। तो यहाँ पर से ये पौधे को डेवलप होते हुए दिखाया गया है आपको। तो आप इसको देख सकते हो और इसके बारे में अभी चैप्टर में बता दिया गया है। 3.3 मानव में लैंगिक जनन। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज के जनन में विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते आए हैं। अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानते हैं जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, आइए अब हम स्थूल रूप से एक असबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। शुरुआत से हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले ही कक्षा 8 में शरीर के में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा है। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं आकार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों की एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। शारीरिक शोषटव की बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, मतलब शोषटव का मतलब होता है कि आप जवानी की तरफ बढ़ने लग जाते हो, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना भी परिवर्तित होने लग जाते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों की, जैसे कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छ निकलते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकलते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग होते हैं। दूसरे कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों से भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय में लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कियों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आते हैं तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है।
ऐसे परिवर्तन हुए जो लड़के और लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों की स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दिवा स्वप्न अर्थात रात्रि में शिशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्र से होते हैं जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता है। उदाहरणतः लड़का या लड़की के चेहरे पर पहले छितराए हुए थे, पहले कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे ये वृद्धि कर एक जैसे हो जाते हैं। फिर भी इन परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता होती है। जैसे कि हमारे नक्श अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन तथा शिशन की आकृति तथा आकार में भिन्नता होती है। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। तो किस चीज़ की सूचक है? लैंगिक परिपक्वता की परिपक्वता। इस आयु में शरीर की लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होता है? इस बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के स्पंदन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार एक विशिष्ट कार्य अथवा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस तंतु के विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव में इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार में हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लग जाते हैं। इस प्रक्रम को चलते जनक ऊतक की परिपक्वता मुख्यतः प्राथमिकता नहीं होती है। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी जाती है, जनक ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनमें हमने चर्चा की है जनन प्रक्रम में किस प्रकार संबद्ध होते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणालियों का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों के जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पीय पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं की संगम इस प्रकार में भाग लेना हो तो यह आवश्यक होता है कि दूसरे जीवन की लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौन आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात कर सकते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। दूसरे दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग या संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिशन के ऊर्ध्व होने की क्षमता। स्तनधारी जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भाशय में रहता है, जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन के परिपक्व होना आवश्यक है। आइए हम जनन तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। 8.3.3 नर जनन तंत्र। जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं की निषेचन के स्थान तक पहुंचने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जननांग चित्र 8.3 बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के वृषण में इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो 2 से लेकर 2.5 से बॉडी से कम तापमान की आवश्यकता होती है। जब भी आपके पास जो आपके वृषण है वहाँ पर जो है शुक्राणु उत्पन्न हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में यौनावस्था से, तो जाहिर है कि लड़कों के अंदर इसे टेस्टिस बोलते हैं हम लोग वृषण को, इस वजह से इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिनियों द्वारा होता है। शुक्राणु पहले निर्मित होंगे, फिर ये शुक्राणु शुक्रवाहिनियों में गति करते हैं। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्रमार्ग यूरेथ्रा शुक्राणु के एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोटेस्ट एवं शुक्राणु शुक्राशय एवं स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, जिसमें शुक्राणुओं के एक लंबे तरल में आ जाते हैं। इसके कारण
इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु एवं सूक्ष्म संरचनाएं, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ जैसा होता है, जो मादा जननांग की ओर तैरने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर हम लोग मानव वृषण का चित्र देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मानव वृषण को दिखाया गया है। इस जगह पर आपके पास क्या होता है, इस जगह पर ये आपका वृषण कोश है, जिसके अंदर वृषण आपके सुरक्षित है। ये पेयर में होते हैं, ये पेयर में होते हैं और इसी जगह पर आपके पास शुक्राणु निर्मित होते हैं और शुक्राणु निर्मित होकर के वो इस नलिका अर्थात शुक्रवाहिनी के द्वारा गति करते हैं और गति करते हुए आपके पास शुक्राशय ग्रंथि को दिखाया गया, यहाँ पहुँचते हैं और इस जगह पर जो है क्या नाम है, उनको कुछ जो है शुक्राणु से जो है कुछ इसको जो है पोषक तत्वों को प्रदान किया जाता है और यहाँ पर ये एकत्रित रहते हैं। उसके बाद ये जो है क्या नाम है, जब आवश्यकता होती है तो इस जगह पर से निकलते हैं और इस जगह पर आपके पास प्रोटेस्ट ग्लैंड आ रही है, जो उसमें बिल्कुल लिक्विड रूप में जो बिल्कुल पानी की जैसा जो है उसको जो है कुछ गाढ़ा पोषक तत्व को प्रदान करते हैं। इस जगह पर वो पोषण उनको मिलता है और वो गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद में जो है क्या नाम है, आपके पास ये जो है शीशन मार्ग या मूत्र के द्वारा ये बाहर शीशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और ये आपका मूत्राशय है, जहाँ पर आपका मूत्र एकत्रित होता है। यहाँ पर आपके पास शुक्राणु और जो है क्या नाम है, जो शीशन मार्ग में आपके पास है, दोनों की गति करने का एक ही मार्ग है। तो ये इस जगह पर से गति करता हुआ आपका बाहर निकल जाता है, ये इस जगह पर से गति करता हुआ आपका उसी मार्ग से दोनों बाहर निकलते हैं। 8.3 मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करते हैं। चित्र 8.11 में ध्यानपूर्वक देखिए। मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचाने। लड़की के जन्म के समय ये अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। अवस्था में इनमें कुछ अपरिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका तथा फ्लोपियन ट्यूब द्वारा यह कोशिका गर्भाशय तक जाती है। दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर के एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को याद कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ये आपके पास फ्लोपियन ट्यूब या फिर अंडाशय दिखाया गया है स्त्रियों का, फीमेल का, और इस जगह पर इसे हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी इंग्लिश में बोलते हैं। इस जगह पर दोनों में से किसी एक में हर महीने एक परिपक्व अंडा निकलता है और जब स्त्री जन्म लेती है तो हजारों की संख्या में ये होते हैं, कोई भी फीमेल जन्म लेती है। और ये जो है अंडा जब निकलता है तो ये अंडवाहिका में होता हुआ आपके पास आता है और इस जगह पर से यदि स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है तो वो जाकर के उसका निषेचन वहाँ पे कर देता है और निषेचन होने के पश्चात ये जो प्रीपेयर्ड आपके पास स्पॉन्जी जो बनी है गर्भाशय के अंदर, ये उसको रिसीव कर लेती है और यहाँ पे भ्रूण जो है डेवलप करना चालू कर देता है। और उसके बाद जो है क्या नाम, निषेचन नहीं होता है तो ये ब्रेक डाउन होकर के म्यूकस या फिर तरल पदार्थ के रूप में बाहर आ जाती है। और ये आपके पास ग्रीवा को दिखाया गया है और ये आपके पास ये चीज़ आपकी योनि है। के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होता है, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वो अंडवाहिका तक पहुँच जाता है, जहाँ अंडवाहिका में मिल जाता है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिका की गेंद जैसी संरचना फिर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का डेवलप होता है। उस जगह पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण की ग्रहण करके उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए यह एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण को किसकी सहायता से भोजन प्राप्त होता है? प्लेसेंटा की सहायता से, तथा यह जो है क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इसी माध्यम से करता है। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की और के ऊतक भी प्रवर्धन भी होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान की तरह आच्छादित होते हैं। माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ स्थानांतरण होते हैं। बृहत क्षेत्र में प्रदान होता है। विकासशील भ्रूण द्वारा अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटाने होते प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। रुधिर के स्थानांतरण हो जाता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित करने में लगभग 9 मास का समय लग जाता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध
संकुचन को शिशु जन्म लेता है उसके बाद। 3C क्या होता है जब अंड निषेचन नहीं होता है? यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह तक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। अतः इसके अंदर स्रावी मांसल्स एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन को निषेचन होने की अवस्था में उनके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत भी आवश्यक नहीं होती है। अतः यह धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव रजोधर्म तथा इसकी अवधि 2 से 5 दिन या 6 दिन हो सकती है। तो जाहिर है कि जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हुई थी, जब ऐसा काम नहीं होता है तो वो जो है क्या नाम है म्यूकस या फिर ब्लड कह सकते हैं आप, या फिर अन्य रूप में वो तरल पदार्थ रूप में बाहर निकल जाती है। 3.3 डी जनन स्वास्थ्य। जैसा कि हम देख चुके हैं, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक में वृद्धि होती है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो। हम यह निर्णय किस प्रकार से ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायी के लिए योग्य होता है? इस विषय पर हम सभी किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे या ना चाहे। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के रोगों को संचरण अनेक मार्गों से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शरीर संबंधित स्थापित होता है। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित रोग, इनको याद कर लेना है, जिसमें गनेरिया हो गए, सिफिलिस हो गए तथा एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा अर्थात आपके पास HIV एड्स सम्मिलित है। तो याद कर लेना है विषाणु जनित और जीवाणु जनित लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों का संचरण निरोध संभव है? शिशन के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण कुछ सीमा तक निरोध संभव है। यौन फिर लैंगिक गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं पूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गर्भधारण करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। यह गर्भ निरोधी तरीके से अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यह एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिसमें शुक्राणु वाहिनियों तक ना पहुंच सके। शिशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता है, अतः निषेचन नहीं होता है। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में आते हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तन करती हैं, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भाशय रोकने के लिए कुछ युक्ति जैसे कि लूप अथवा कोपर्टी को गर्भधारण में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय में उत्तेजना से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है। यदि स्त्री की अंडवाहिनी तथा फेलोपियन ट्यूब नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड अर्थात डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं होता है। शल्य चिकित्सा द्वारा तकनीक द्वारा भी अवरोध को उत्पन्न किया जा सकता है। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु सावधानीपूर्वक की शल्य चिकित्सा संवर्ध तथा दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शल्य चिकित्सा द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा सकता है। एक स्वास्थ्य समाज के लिए मादा लिंग नर लिंग अनुपात सदैव बनाए रखना जरूरी है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक गैर कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। हमने अब देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें जनित दर समष्टि की वृद्धि करता है। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर से सुधार
लाना दुष्कार्य है। यह मानसिक असमानता हमारे समाज में निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है। तो जनसंख्या का आकार महत्व तो इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तरों के लिए उत्तरदायी हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आप उसको ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।